नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है पेप्सिको की कहानी के रोलर कोस्टर राइड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जिसे अपनी सफलता के रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पेप्सिको तो जानते ही होंगे आप। ये वही ब्रांड है जो हर पार्टी, हर सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है। वो फिजी मीठा ड्रिंक जो हम सबको बहुत पसंद है। हर सिप में एक नया जोश, एक नई एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बेवरेज जायंट कंपनी 2 बार बैंकरप्ट हो चुकी है? हाँ, आपने सही सुना, 2 बार। हाँ जी, 2 बार उन्हें यह कहना पड़ा था कि शर्बात रुक जाओ, पैसे खत्म हो गए। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो हर जगह छाई हुई है, उसने भी इतनी बड़ी मुश्किल का सामना किया। अब आप सोच रहे होंगे, कापिल पाजी, ऐसी कंपनी जो चीनी के पानी जैसी एडिक्टिव चीज बेचती है, वो बैंकरप्ट कैसे हो सकती है, वो भी 1 बार नहीं 2 बार? यह सवाल बिल्कुल सही है, और इसका जवाब भी उतना ही रोमांचक है। तो दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें उतर चढ़ाव और ड्रामा इतना है कि एक बॉलीवुड फिल्म बन जाए। इस कहानी में है जुनून, है जज्बा, और है एक नई शुरुआत की उम्मीद। तो आराम से बैठिए, एक समोसा उठाइए या फिर लेस का पैकेट, वो भी पेप्सिको का ही है, और तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। और मैं आपको सुनाता हूँ कि पेप्सी कैसे जीरो से हीरो बना 2 बार। ये कहानी है हिम्मत की, मेहनत की, और कभी ना हार मानने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हमारी कहानी शुरू होती है 1900 के शुरू में। ये वो दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। शहरों में नए नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज आ रही थी, और लोगों का जीवन भी बदल रहा था। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और एक खराब बॉलीवुड प्लॉट की तरह चीनी के दाम आसमान छू लिए थे। युद्ध ने सिर्फ लोगों की जिंदगी को ही नहीं, बल्कि व्यापार को भी प्रभावित किया। हर चीज महंगी हो गई थी, और चीनी भी इससे अलग नहीं थी। देखिए, चीनी उस जमाने में बहुत ही कीमती थी, और पेप्सी कोला अपनी मिठास के साथ यूज बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए थी। चीनी के बिना पेप्सी कोला का स्वाद अधूरा था। यह एक ऐसी चीज थी जो उनके लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन युद्ध के कारण दाम बढ़ने से पेप्सी के फाउंडर कैलेब ब्रैडहम मुश्किल में फंस गए। कैलेब एक विजनरी थे, उन्होंने पेप्सी कोला को बनाया था, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में क्या करें। सोचिए पाजी, आप एक चाय की दुकान चला रहे हैं, और अचानक से चीनी के दाम आसमान छू लिए। आपके लिए यह कितना बड़ा झटका होगा। आपके कस्टमर्स भी परेशान हो जाएंगे, और आपका व्यापार भी। एएपी मुश्किल में बैठ जाएंगे, है ना? एएपी सोचने लगेंगे कि अब क्या करें, कैसे अपने व्यापार को बचाएं। यही हालत थी कैलेब की। उन्होंने अपने सपनों को टूटते हुए देखा। यही हाल हुआ बेचारे कैलेब का। उन्होंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे कई रातों तक इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने पेप्सी को बचाने की कोशिश की, लेकिन चीनी के दाम बहुत ज्यादा थे। उन्होंने कई लोगों से बात की, कई तरीके अपनाए, लेकिन सब बेकार गए। उनके लिए ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो हार रहे थे। 1923 में पेप्सी कोला बैंकरप्ट हो गया। ये एक ऐसा पल था जो कैलेब के लिए बहुत दुख भरा था। उन्होंने अपने सपनों को दिखाते हुए, उनके लिए यह एक ऐसा समय था जो कभी नहीं भूल सकते। ऐसा लग रहा था जैसे हम सबके प्यारे फिजी ड्रीम का सफर नहीं खत्म हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या हुआ, ये कहानी अभी बाकी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पेप्सी कोला की कहानी में अभी और ट्विस्ट्स और टर्न्स बाकी हैं। एक सच्चे बॉलीवुड हीरो की तरह पेप्सी कोला का पुनर्जन्म हुआ। 1930 के दशक में जब दुनिया बदल रही थी, पेप्सी कोला ने अपने अस्तित्व को फिर से पाया। रॉय मैकगार्गल नाम के एक व्यक्ति ने कंपनी को खरीद लिया और उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने तो पेप्सी कोला का रेसिपी भी बदल दिया ताकि सस्ता चीनी उसे हो सके। यह एक रिस्की मूव था, लेकिन जरूरी भी था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि पेप्सी ने अपना जलवा फिर से दिखा दिया है। लोग फिर से पेप्सी कोला को पसंद करने लगे थे। लेकिन फिर बैम, 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। यह एक ऐसी आपदा थी जो दुनिया भर की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। शेयर मार्केट क्रैश हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई, और किसी के पास भी मीठा ड्रिंक्स के लिए पैसे नहीं बचे। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कोई भी कंपनी मुश्किल से बची रहती। ये एक बुरे सपने जैसा था, एक खराब बॉलीवुड सीक्वल से भी बदतर।
लोगों के चेहरे पे निराशा थी और पेप्सी कोला के लिए ये एक और बड़ा झटका था। पेप्सी कोला, जो अपनी पहली बैंकरप्सी से पहले ही कमजोर हो चुका था, इस नई मुसीबत का सामना नहीं कर सका। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सब कुछ बिखर गया। 1931 में यह फिर से बैंकरप्ट हो गया। यह दूसरी बार था जब पेप्सी कोला को अपनी हार का सामना करना पड़ा। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे पेप्सी कोला के लिए दरवाजे बैंड हो चुके हैं। लेकिन क्या यह सच में अंत था या फिर एक नई शुरुआत की पहली कदम? अब आप सोच रहे होंगे, कपिल भाई, क्या अब हमारे प्यारे पेप्सी के लिए कोई उम्मीद है? चिंता मत करो, कहानी में एक और मोड़ आ गया है। इस बार हमारे हीरो एक कैंडी कंपनी के रूप में आते हैं। हाँ, आपने सही सुना। लॉफ्ट, जो अपनी स्वादिष्ट कैंडीज के लिए जानी जाती थी, ने बैंकरप्ट पेप्सी कोला में एक मौका देखा। इस स्वीट डील के पीछे का मास्टरमाइंड था चार्ल्स जी गुथ, लॉफ्ट का हेड होंजो। गुथ एक चालाक बिजनेसमैन थे। उन्हें पता था कि मुश्किल समय में भी लोगों को मीठा ड्रिंक्स की तमन्ना होती है। उन्होंने सोचा कि क्यों न पेप्सी कोला को सस्ता में खरीद कर उसे और ज्यादा कैंडी बेची जाए। यह तो एक ऐसा जोड़ था जो एक कैंडी फैक्ट्री में ही बन सकता था। अब गुथ सिर्फ एक कैंडी मैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्हें पता था कि पेप्सी कोला को एक मेकओवर की जरूरत है। सबसे पहले उन्होंने वो पुराना रेसिपी जिसमें सस्ता चीनी उसे होता था हटा दिया और ओरिजिनल स्वादिष्ट फॉर्मूला वापस लाए। फिर उन्होंने एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने पेप्सी कोला को बड़े बॉटल्स में बेचने का फैसला लिया, 12 आउंस का, वो भी कोका कोला के 6.5 आउंस बॉटल के समान दाम पर। ये तो लूट लिया जैसा था। लोगों को ये बात बहुत पसंद आई कि उन्हें अपने पैसों की कीमत से ज्यादा मिल रहा है, खासकर डिप्रेशन के समय में। गुथ ने इसके लिए एक कैची जिंगल भी लिखा, पेप्सी कोला हिट्स द स्पॉट, 12 फुल आउंसेस, दैट्स अ लॉट। गुथ की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। लोग बड़े और सस्ते पेप्सी को खरीदने के लिए टूट पड़े। उन्होंने तो पेप्सी का प्रचार रेडियो पर भी शुरू कर दिया, जिसे ये इस नए मीडियम का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनीज में से एक बन गई। पेप्सी कोला ने अपनी वापसी कर ली थी और इस बार ये हमेशा के लिए आ चुका था। हर बीते साल के साथ पेप्सी कोला और मजबूत होता गया। इसने दूसरा विश्व युद्ध झेला, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपैंड हुआ और हर घर का नाम बन गया। गुथ का गैम्बल कामयाब हो गया था। उन्होंने एक बैंकरप्ट कंपनी को लेकर यूस एक बेवरेज जायंट में बदल दिया था। लेकिन हां, पेप्सी का सफर आसान नहीं था। एक और छोटी सी कंपनी थी जिसका नाम कोका कोला था। सुना होगा आपने, कोला की दुनिया में जंग शुरू हो चुकी थी। पेप्सी, जो एक छोटा लेकिन दबंग खिलाड़ी था, वो कोका कोला से टक्कर लेने से बिल्कुल नहीं डरता था। पेप्सी हमेशा कुछ नया करता रहता था, नए फ्लेवर्स लाता रहता था, कैची स्लोगन्स बनाता रहता था और सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाता रहता था। उन्होंने तो कोका कोला को ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट्स के लिए भी चैलेंज कर दिया था, जिसे हम पेप्सी चैलेंज के नाम से जानते हैं। कोला की जुंग छिड़ चुकी थी और यह जुंग थी पूरी दुनिया के टेस्ट बड्स को जीतने की। आज पेप्सी को एक ग्लोबल बेहीमथ है। अब सिर्फ पेप्सी ही नहीं है, उनके पास फ्रीटोले, क्वेकर ओट्स, ट्रोपिकाना और गाटोरेड जैसे बहुत से ब्रांड्स हैं। एक ऐसी कंपनी जो 2 बार बैंकरप्ट हो चुकी थी, वो पेप्सी को आज रेसिलियंस और इनोवेशन का प्रतीक बन चुकी है। पेप्सी को की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद, चाहे कितनी बार हार का सामना क्यों न करना पड़े, हम दोबारा उठ सकते हैं। ये कहानी है सेकंड चांसेस की, स्मार्ट डिसीजंस की और बहुत सारे फिज की। तो अगली बार जब आप रिफ्रेशिंग पेप्सी का एक घूंट लें या फिर लेस चिप्स का पैकेट उठें, तो इस कंपनी की इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में जरूर सोचना। याद करना कि कैसे यह बैंकरप्सी से बिलियंस तक पहुंचा और यह सबूत दिया कि बिजनेस की दुनिया में भी मीठा कर के डील को और बेहतर बनाया जा सकता है। और दोस्तों, यह थी पेप्सिको की कहानी, एक ऐसी कंपनी जो सच में डाउन बट नॉट आउट से एक ग्लोबल आइकॉन बन गई।